everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindu newspaper analysis of 11 February 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जाम के साथ साथ जो अभी अपने इंडिया में अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, उसके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर का वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? फर्स्ट आर्टिकल बोल रहा है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स प्री टर्बिटेड बाय यूएसए बांग्लादेश ट्रेड पैक्ट। मींस क्या बोल रहा है कि जो यूएसए और बांग्लादेश ने जो ट्रेड पैक्ट किया है उससे जो इंडियन के एक्सपोर्टर हैं उनको कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे कि जो यूएसए बांग्लादेश का ट्रेड क्या है, जो यूएसए और बांग्लादेश के ट्रेड करने से इंडिया पर के जो एक्सपोर्टर हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फर्स्ट इसके अंदर जो बोला गया है कि यूएसए और बांग्लादेश क्या करेंगे, ट्रेड पैक्ट कर रही हैं, मीन्स ट्रेड डील कर रही हैं। वो ट्रेड डील किससे रिलेटेड है कि जो यूएसए एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल उस पर वो क्या करेगा, जीरो टैरिफ लगाएगा। मीन्स क्या है कि जो भी अभी क्या हो रहा था कि जो यूएसए है वो बांग्लादेश पर क्या टैरिफ लगा रहा था, कितना परसेंट लगा रहा था, 19% वो क्या कर रहा था, टैरिफ लगा रहा था किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। और इंडिया के ऊपर अभी उन्होंने जो 50% से डिक्रीज करके कितना किया है, 18%। यानी कि जो इंडिया पर टैरिफ लगा रहा है कौन, यूएसए वो कितना लगा रहा है, 18%। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर जो बांग्लादेश है वो क्या करेंगे, वहाँ जो बांग्लादेश और जो यूएसए है, यानी कि यूएसए ने बोला है कि वो उस पर कितना 19% क्या करेगा, टैरिफ करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी ट्रेड डील हुई है, ट्रेड डील में क्या बोला गया है कि जो रॉ मटेरियल होंगे उसके ऊपर कितना 0% टैरिफ लगाएगा कौन, यूएसए, किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। अब यहाँ पर जो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे जो 19% टैरिफ था किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, और जो इंडिया था उसके ऊपर टैरिफ था कितना, 18%। तो अभी इसमें क्या किया गया, यूएसए ने एक तरह से मार्केट ओपन कर दिया है कि तुम क्या करो, अपने मार्केट को ओपन करो और मैं तुम्हें जो भी तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, जीरो टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अभी क्या चल रहा है कि इसमें बोला गया है कि जो टेक्सटाइल है, जो टेक्सटाइल जो भी करेगा उसके ऊपर कितना 0% लगेगा। पर यूएसए ने यहाँ पर एक कंडीशन रखी है कि जो तुम एक तरह से टेक्सटाइल का बनाओगे तो उसके अंदर जो कॉटन होगी, यानी कि जो भी कॉटन होगी वो क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा किसके पास से, यूएसए के पास से। मीन्स जो भी आपको कॉटन चाहिए वो कॉटन अगर आप यूएसए के पास से लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0% उसके ऊपर क्या लगेगा, टैरिफ लगेगा। अगर अगर आप कॉटन अलग कंट्रीज से, मीन्स इंडिया से या फिर चाइना से कहीं और से इंपोर्ट करोगे तो और वो आप यहाँ पर जो यूएसए में इंपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर जो टैरिफ लगेगा वो कितना लगेगा, 19%। अगर यूएसए की कॉटन होगी, यूएसए में ही इंपोर्ट करोगे तो उस पर कोई भी टैरिफ नहीं होगा, उस पर सिर्फ कितना टैरिफ होगा, 0%। ये यूएसए ने एक तरह से जो ट्रेड डील हुई है उसमें बताया है कि वो यूएसए के साथ अगर बांग्लादेश ट्रेड डील करता है तो 0% टैरिफ लगेगा, पर तब लगेगा अगर वो कॉटन क्या करता है, इंपोर्ट करता है किसके पास से, यूएसए के पास से। तो ये यहाँ पर कंडीशन रखी गई है किसके अंदर, जो बांग्लादेश और जो यूएसए की ट्रेड डील हुई है तो इसमें यही बताया गया है कि अगर वो अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करता है किसको, कॉटन को, तो उस पर 19% टैरिफ लगेगा। अदरवाइज अगर वो यूएसए से ही इंपोर्ट करेगा कॉटन को तो वहाँ पर कितना 0% टैरिफ लगेगा। अब इसी आर्टिकल में ये तो हो गया कि इससे क्या हो गया कि रॉ मटेरियल पर जीरो टैरिफ लगेगा। जो इंडियन सेक्टर स्टेक होल्डर हैं उन्होंने बोला है टाइम टेकन टू रिसीव यूएसए कॉटन एंड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। इसमें पूरा बताया गया है कि कहीं ना कहीं उसको नुकसान भी हो सकता है बांग्लादेश को, क्यों, ये पूरा डिस्कस करेंगे। इसी में क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर में सेकंड आर्टिकल आया हुआ है। वो सेकंड आर्टिकल क्या है कि यूएसए ने बोला कि वो क्या करेगा, 0% टैरिफ लगाएगा अगर वो इंपोर्ट करता है यूएसए की कॉटन को। यूएसए की कॉटन को इंपोर्ट करेगा, वहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं जो भी बनाकर यूएसए को एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर क्या होगा, 0% टैरिफ लगेगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बांग्लादेश ने फिर प्लान बनाया, जो बांग्लादेश ने प्लान क्या बनाया कि वो क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम इंडियन टू यूएसए कॉटन। यानी कि अभी तो बात चल रही थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो यूएस जो बांग्लादेश है वो कॉटन को इंपोर्ट कर रहा होगा, तो वो कहाँ से इंपोर्ट कर रहा था, तो वो इंपोर्ट कर रहा था कहाँ से, इंडिया से। यानी कि जितनी भी कॉटन थी जो अभी वो अब टेक्सटाइल में यूज़ कर रहा था वो सब की सब कहाँ से इंपोर्ट कर रहा था, इंडिया के पास से इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी इंडिया के पास से कर रहा था तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब 0% टैरिफ लगा दिया तो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा किसको, बांग्लादेश को, जिसकी वजह से वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यूएसए की कॉटन पर।
तो इसमें यही बताया गया है कि कहीं ये जो इंडिया के लिए थोड़ा सा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो भी अभी तक हम एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएसए की कॉटन, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे कॉटन को किसके पास, बांग्लादेश को, तो वो क्या उसमें कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट देखा जा सकता है एक्सपोर्ट में, किसमें, कॉटन के एक्सपोर्ट में। तो यही बताया गया है कि जो बांग्लादेश है अब वो प्लान कर रहा है क्या कि हम अब इंडिया से कॉटन को खरीदने की बजाय हम कहाँ से लेंगे, यूएसए से लेंगे, क्योंकि हमें 0% टैरिफ में वो दे रहा है। तो अभी ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं इंडिया के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि उससे क्या होगा, जो एक्सपोर्ट, जो कॉटन का एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा जो हमारे एक तरह से रिसर्चर हैं उन्होंने बोला भी है कि इससे क्या होगा कि जो बांग्लादेश क्या कर रहा है, यूएसए से जो कॉटन ले रहा है, नंबर वन तो ठीक है कि उनको 0% टैरिफ में जो कॉटन है वो मिल रहा है, लेकिन इससे क्या होगा कि जैसे कि अभी देखा जा सकता है कि वो हमारा क्या है, पड़ोसी देश है, किसका, इंडिया का पड़ोसी देश कौन है, बांग्लादेश है। तो उनकी अगर हम एक तरह से दूरी देखते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होगी, कम होगी, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, किसको, बांग्लादेश को, कि कॉटन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। लेकिन आगे अगर आप देख सकते हैं तो बांग्लादेश और जो यूएसए है उसकी जो डिस्टेंस ज़्यादा क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, जिससे क्या हो सकता है, इसकी डिस्टेंस में ज़्यादा होने के बजाय खर्चा ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ भी हमारे जो रिसर्चर हैं उन्होंने बोला है कि इससे भी बांग्लादेश को यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो डिस्टेंस है इंडिया और यूएसए की वो ज़्यादा है, उससे क्या हो सकता है, ज़्यादा खर्चा हो सकता है अगर वो यूएसए की क्या करता है, कॉटन को एक तरह से इंपोर्ट करता है। फर्स्ट कंडीशन ये बताई गई है। सेकंड जो बताया गया है कि ये बताया गया है कि वो क्या कर रहा है, अगर वो ऐसा करता है कि वो सिर्फ यूएसए की कॉटन को इंपोर्ट करता है तो कुछ उसको ऐसा करना चाहिए कि वो क्या करे, यूएसए की और साथ में जो इंडिया की कॉटन है उसको मिक्स करके वो क्या करे, एक तरह से एक्सपोर्ट कर दे, कहाँ पर, यूएसए में, टेक्सटाइल को। तो ये अभी दिया जा रहा है, अभी बांग्लादेश क्या करेगा, उसका भी प्लान क्या चल रहा है वो पूरा अभी बताया जाएगा कि वो क्या करेगा, इंडिया की जो कॉटन है उसको इंपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या नहीं, ये सब कुछ इसमें एक तरह से बताया जा रहा है। अभी उसकी प्लानिंग चल रही है किसकी, बांग्लादेश की, कि वो अब इंडिया की कॉटन को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अभी प्लान क्या है कि वो सोच रहा है क्या करने का कि जो यूएसए की कॉटन को परचेज कर, खरीदेगा तो है ही क्योंकि उसे बेनिफिट भी है, क्योंकि 0% पे उसे क्या मिल रहा है, एक तरह से कॉटन मिल रहा है, जो कि पहले कितना था, 19% था, तो बेनिफिट तो है ही। बट ये अभी बताया जा रहा है कि क्या वो इंडिया की कॉटन को भी इंपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इस आर्टिकल में ही बताया गया है कि कैसे क्या बांग्लादेश करने वाला है। तो हमने ये डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एक तरह से इंडिया और बांग्लादेश का जो इंपोर्ट चल रहा है किसका, इंडियन कॉटन के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश क्या करता है, इंपोर्ट करता है कॉटन को, कहाँ से, इंडिया से। अभी यूएसए से पहले जो अभी ट्रेड डील हुई है उससे पहले जो कॉटन एक तरह से इंपोर्ट कर रहा था, कहाँ से, बांग्लादेश, इंडिया से। तो इसमें बताया गया है कि बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन कॉटन, यानी कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा कॉटन को इंपोर्ट करता था, कहाँ से, इंडियन कॉटन को इंपोर्ट करता था। वो कितनी बताई गई है, $13 to $16 बिलियन। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे वो जो रॉ मटेरियल यानी कि रॉ कॉटन, रॉ मटेरियल, यानी ये सभी क्या करता था बांग्लादेश, एक तरह से डिपेंडेंस था किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। बट अभी जो यूएसए और जो बांग्लादेश की ट्रेड डील हुई है कि वो क्या करेगा, इंपोर्ट करे, सॉरी, ट्रेड डील जो हुई है कि वो रॉ मटेरियल पर क्या करेगा, 0% क्या कर देगा, टैरिफ कर देगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारे एक्सपोर्टर हैं इंडिया के, उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इससे जो बांग्लादेश और जो इंडिया के बीच में एक तरह से डील चल रही थी वो अब देखी जा सकती है कि कमी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला बताया गया है कि जो कॉटन है वो, अगर हम बात करते हैं, कॉटन इज द वन ऑफ द टॉप 3 आइटम एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश, यानी कि हम जो 3 आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं किसको, बांग्लादेश को, तो उसमें से टॉप 3 में जो हमारा कॉटन था वो भी हम क्या करते थे, एक तरह से एक्सपोर्ट करते थे किसको, बांग्लादेश को। तो इससे कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा तो देखा जा सकता है इंडियन एक्सपोर्टर में कि कमी आ सकती है बिकॉज ऑफ अमेरिका। तो उसके बाद इसमें डिपेंडेंसी बताया गया है कि जो बांग्लादेश है वो पूरा का पूरा डिपेंड था किसके ऊपर, इंडियन कॉटन के ऊपर, कि वो क्या करेगा, इंडिया की कॉटन को एक्सपोर्ट करता था। इम्पोर्टिंग कितना, ओवर 2 मिलियन बेल एनुअली, यानी कि हर साल 2 मिलियन बेल्स वो इम्पोर्ट करता था, कहाँ से, इंडिया से। उसके बाद हमने ये देखा, ये पूरा अब इसमें बताया गया है कि रिसेंट ट्रेंड क्या है, मतलब कि 2026 में अभी क्या चल रहा था। अभी देखा जा सकता है कि जो बांग्लादेश है उसके साथ हमारी कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जो फ्लो ऑफ गुड्स हैं उन पर इम्पैक्ट देखा गया है। साथ में जो हमने अभी फिलहाल देख लिया कि जो कॉटन के ऊपर कुछ एक तरह से डिस्प्यूट चल रहा है।
तो इसमें यही बताया गया है कि जो अभी बांग्लादेश के साथ जो हमारा रिलेशन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, जिसकी वजह से अब ये एक तरह से यूएसए और जो बांग्लादेश की ट्रेड डील है इससे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा जो यूएसए जो हमारा इंडिया और बांग्लादेश है उसके रिलेशन के लिए। तो ये फर्स्ट आर्टिकल था कि कैसे जो कॉटन का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो सकता है कहाँ पर, बांग्लादेश के लिए, क्योंकि हम अभी फिलहाल क्या कर रहे थे, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे थे क्या, कॉटन, जिसकी वजह से अब जो यूएसए ने ट्रेड डील की है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा किस पर, इंडिया के एक्सपोर्टर पर। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो इसमें अभी बताया गया है कि हम क्या कर रहे थे कि एक तो हमने देखा कि जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता था क्या, कॉटन, कहाँ पर, बांग्लादेश में। अब हम करते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि क्या है, एक तरह से हैवली, क्योंकि अब क्या होगा जब कॉटन यूएसए एक तरह से क्या करेगा, बांग्लादेश को देगा तो उससे कहीं ना कहीं क्या करेगा, टेक्सटाइल भी खरीदेगा किस पर, 0% टैरिफ पर, कौन, यूएसए। तो इससे क्या होगा, जब कॉटन के लिए बांग्लादेश वहाँ पर रिलायबल होगा तो उसके वजह से क्या होगा, जो बांग्लादेश होगा वो भी अपना जो टेक्सटाइल है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, किसके लिए, यूएसए क्या करेगा, टेक्सटाइल अपना कहाँ से परचेज करेगा, बांग्लादेश से, यानी कि इंपोर्ट करेगा। तो इंडियन के टेक्सटाइल पर भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो इंडियन की टेक्सटाइल है वो डिपेंड है किसके ऊपर, यूएसए, यानी कि एक तरह से जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है क्या, टेक्सटाइल, किसको, यूएसए को। तो हम देखते हैं कि क्या क्या हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं कारपेट, टेक्सटाइल आर्टिकल्स जो हम बनाते हैं, उसके बाद टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब बनाते हैं, निक्ड अपीयर्स, ये सभी हम क्या करते हैं, एक तरह से एक्सपोर्ट करते हैं किसको, यूएसए को। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है यूएसए को वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितनी थी, 28%, यानी कि हमने जो टेक्सटाइल एक तरह से एक्सपोर्ट किया है यूएसए को वो कितना, 28% हमने क्या किया है, यूएसए को एक्सपोर्ट किया है, कब, फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो ये हमारा एक तरह का क्या था, एक्सपोर्ट बताया गया था। उसके बाद जो हमने इंपोर्ट किया है यूएसए से, कब, 2024 में। तो चाइना ने इंपोर्ट किया था 21%, वियतनाम ने 19%, और जो बांग्लादेश है उसने 9%, और जो इंडिया है उसने 6%। तो हम फोर्थ कंट्री थी इंपोर्ट करने वाली यूएसए के पास से। तो हम देख सकते हैं कि हमने एक्सपोर्ट तो किया 28% और जो इंपोर्ट किया वो 6%। तो हम कहते एक तरह से हम एक बेनिफिट में थे, हमें प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिया ग्रोइंग टेक्सटाइल डिपेंडेंसी ऑन यूएसए है वो क्या है, कि हम जो यूएसए को एक तरह से एक्सपोर्ट करते थे वो कितना, 10,065 यूएसडी मिलियंस हम क्या करते थे यूएसए को एक तरह से क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो जो हमारे 10 कंट्री है जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल वो कौन सी है, बांग्लादेश, यूएसए, बांग्लादेश, यूके, यूएई, जर्मनी, चाइना, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये टॉप कंट्रीज है जिनको हम क्या करते हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। कौन, इंडिया करता है। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था जो हमने पूरा डिस्कस किया कॉटन के बारे में कि कौन, हम कहाँ किस किस को कितना एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल में। तो ये हमारा फर्स्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड आर्टिकल जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो सेकंड आर्टिकल क्या कहता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या होता है कि पिक्चर ऑफ द डे आती है। तो आज की जो पिक्चर ऑफ द डे है वो क्या है, एक टुलिप गार्डन से रिलेटेड है, यानी कि एक टुलिप फ्लावर है जो कि इस प्रकार के दिखाई देती है। तो इसके अंदर क्या है कि टुलिप गार्डन की एक पिक्चर आई हुई है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है टुलिप गार्डन। तो हम देखेंगे कि टुलिप गार्डन क्या है। इसका नाम पूरा क्या है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कहाँ पर पाया जाता है टुलिप गार्डन। तो जो टुलिप गार्डन है वो एक तरह से जाना जाता है किसके लिए, फ्लोरिकल्चर सेंटर, मीन्स फूलों की खेती के लिए इसको जाना जाता है। एंड इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप जो कि कहाँ देखा जा सकता है, श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ये एक तरह से इसका मेन फोकस क्या है कि अट्रैक्शन, यानी कि इतना सुंदर होता है कि जिसको देखकर एक तरह से अट्रैक्शन होती है, मीन्स इसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि इसकी ओर आकर्षित होने का मन करता है। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से टुलिप जो इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि एक तरह से क्या है, लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है किसका, एशिया का, यानी कि सबसे जो एशिया की बात की जाती है तो इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है, जो कि कितना कवर किया गया है, 30 हेक्टर्स में इसको कवर किया जाता है। उसके बाद ये गार्डन है जो कि लोकेट कहाँ पर है, फुट हिल्स ऑफ जाब्रवान रेंज ओवरलुकिंग डाल लेक, यानी कि डाल लेक के पास ये रेंज है, वहाँ पर इसको पाया जाता है, किसको, टुलिप गार्डन को। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कब इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में। उसके बाद मेन
एम था किसका इसको बनाने का। सेकंड इसमें बताया गया है कि इसको एक तरह से कैसे किया जाता है, इसको एक तरह से टेरेस लेआउट यानी कि टेरेस लेआउट में इसको बनाया जाता है, जो कि 7 टेरेस बिल्ट ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर एक पूरा का पूरा क्या होता है, प्लेन ग्राउंड होता है, उस पर 7 टेरेस बनाए जाते हैं। तो इसमें इस प्रकार इसकी खेती की जा सकती है। अब हम बात करते हैं फ्लोरल डाइवर्सिटी, यानी कि इसकी जो फूलों की डाइवर्सिटी कितनी है। तो इस गार्डन के अंदर 48 वैरायटी ऑफ टूलिप्स पाई जाती है, ऑफरिंग ए वाइब्रेंट डिस्प्ले ऑफ कलर, यानी कि इसमें अलग अलग प्रकार के कलर, सेम कलर नहीं है, कोई येलो है, कोई ग्रीन है, इस प्रकार के इसमें कलर पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसके अंदर फ्लावर्स के फीचर्स हैं वो क्या क्या है। तो एक है डैफोडिल्स, हाइसिनेथिस, रोजीज, एनार्किस, ये सभी इसके जो फ्लावर हैं वे पाए जाते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे टुलिप फेस्टिवल के बारे में। तो टुलिप फेस्टिवल क्या कहता है कि जो टुलिप फेस्टिवल है वो हर साल बनाया जाता है, कहाँ पर, किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट इसको क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। तो ये हमने देखा टुलिप फेस्टिवल के बारे में। उसके बाद इसका एम क्या है फेस्टिवल का, कि इसको एम क्या है फेस्टिवल का, वो है कि शोकेस द फ्लोरल डाइवर्सिटी ऑफ द गार्डन, यानी कि जो गार्डन के अंदर फ्लोरल डाइवर्सिटी है, मीन्स फूलों की जो अलग अलग भांति यानी कि अलग अलग प्रकार हैं फूलों के, उनको एक तरह से दिखाना, यही क्या है फेस्टिवल का एम है। क्यों, अट्रैक्ट द टूरिस्ट, कि जिसकी वजह से उसकी डाइवर्सिटी को देखकर जो सॉरी जो उसके जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट हो सके, उससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का। इसमें ये बताया गया है। सेकंड जो है कि इट टेक्स प्लेस ऑफ ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, यानी कि कब बनाया जाता है, जो टुलिप फेस्टिवल है वो स्प्रिंग में इसको बनाया जाता है, एंड बिगनिंग ऑफ द टूरिज्म सीजन ऑफ द कश्मीर वैली, यानी कि कश्मीर वैली में क्या हो सके, एक तरह से जो टूरिज्म है वो बढ़ सके। तो इसका एम यही था किसका, टुलिप गार्डन का। अब हम डिस्कस करेंगे टुलिप फ्लावर के बारे में। तो जो टुलिप फ्लावर होता है वो एक तरह से कहाँ पर, जो टुलिप है उसके जीन्स से बिलोंग करता है, और ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि येलो, पिंक, पर्पल, वाइट एंड मल्टी कलर की ये देखे जा सकते हैं, कौन, टुलिप। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सबसे पहला टुलिप था वो कब, कहाँ पर ग्रू किया गया था, यानी कि उसको उगाया गया था। तो जो टुलिप था फर्स्ट ग्रू इन साउथ सेंट्रल एशिया, यानी कि सबसे पहला जो टुलिप था वो कहाँ पर, साउथ सेंट्रल एशिया में इसको उगाया गया था। उसके बाद ये जो पीपल थे इनको लेकर आए थे फ्लावर्स को, कहाँ, टू यूरोप में लेकर आए थे, कब, 1500 में, एंड लेटर टू मेनली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर अलग अलग वर्ल्ड में इनको लेकर जाया गया था। तो ये हमने देखा किसके बारे में, टुलिप फ्लावर के बारे में। तो ये हमारा क्या था, सेकंड आर्टिकल। तब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा थर्ड आर्टिकल है वो क्या कहता है। थर्ड आर्टिकल है हमारा, वो क्या कहता है कि सबरीमाला अयप्पा टेम्पल जो कि ओपन किया जाएगा कब, February 12, यानी कि कल इसको ओपन किया जाएगा सबरीमाला अयप्पा टेम्पल को। कब तक इसको, एंड उसको क्लोज किया जाएगा कब, 17 फरवरी 10 PM पर इसको क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। तो अभी ये सबरीमाला अयप्पा टेम्पल जो कि ओपन कर दिया जाएगा कल से। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो इसके अंदर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सबरीमाला अयप्पा टेम्पल मीन्स क्या है, ये हमारा जो सबरीमाला अयप्पा टेम्पल है GS1 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या है सबरीमाला टेम्पल, कहाँ पर इसको कहाँ इसकी लोकेशन है, और क्यों इसकी इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी हाल फिलहाल, तो पूरा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्या कहता है कि जो सबरीमाला श्री अयप्पा स्वामी टेम्पल इज मेजर पिलग्रिमेज साइट इन केरला डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा, यानी कि जो सबरीमाला टेम्पल है वो डेडिकेट है किसको, लॉर्ड अयप्पा को। और इसके अंदर क्या होते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं कहाँ पर, केरला में। एक तरह से ये जो सबरीमाला टेम्पल है ये कहाँ पर है, केरला में। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो टेम्पल है ये सिर्फ क्या करता है, एक सर्टेन टाइम के लिए इसको ओपन किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने आर्टिकल में देखा कि 12 फरवरी को क्या होगा, ओपन होगा, और 7 फरवरी को क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये सर्टेन टाइम के लिए इसको क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है, जो कि कब है, नवंबर टू जनवरी इसका सीजन होता है, तो इसको हम ओपन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस पर जो भक्त होते हैं वो विजिट करते हैं, और ऑब्जर्विंग 41 डे फास्ट, यानी कि 41 दिन का वो क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। तो ये हमने देखा। एंड सेकंड जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो तीर्थ यात्री होते हैं, वो एक तरह का कपड़ा क्लोथ्स पहन कर आते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, ब्लैक रोब्स, कैरी इरुमुंडी 2 बैग्स वो कैरी करते हैं, एंड चैंट यानी कि एक तरह से जप करते हैं किसका, स्वामी जप किसका करते हैं, स्वामी सरनाम अयप्पा का वो क्या करते हैं, जप करते हैं। ये हमने देखा। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो टेम्पल है वहाँ पर एक तरह से और ज़्यादा मंदिर है किसके, ववर स्वामी जो कि एक मुस्लिम संत थे उनका मंदिर है, और दूसरा जो है मल्लिकापुरम देवी का मंदिर है, वहाँ पर किसका, सबरीमाला टेम्पल में। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया। उसके बाद हम इसका
जो सबरीमाला टेम्पल है उसका हिस्टोरिकल फैक्ट देखते हैं कि इसमें क्या है। एक तरह से ये क्या है, हमारा एंशियंट टेक्स्ट है, यानी कि प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। उसके बाद जो हमारे लॉर्ड अयप्पा है वो सन है किसके, शिवा एंड मोहिनी, यानी कि इनके सन है ये अयप्पा जी, एंड हु स्ल्यू डेमनिस महिषी, ये हमने देखा। उसके बाद जो ये सबरीमाला टेम्पल है ये बिल्ट किया गया था, यानी कि इसको बनाया गया था किसके द्वारा, किंग राजशेखरा के द्वारा इनको क्या किया गया था, बनाया गया था। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो ववर स्वामी था, जो कि अभी वहाँ पर मंदिर है सबरीमाला के वहाँ पर ववर स्वामी का, वो क्या थे, एक मुस्लिम वॉरियर थे, मीन्स एक तरह से वो मुस्लिम से बिलोंग करते थे। एंड ही कंसिडर फ्रेंड ऑफ अयप्पा, और जो ये ववर स्वामी थे ये अयप्पा के क्या थे, मित्र थे। एंड सिम्बोलाइज हिंदू मुस्लिम हारमोनी, तो इससे क्या होता है, क्योंकि ववर स्वामी क्या थे, मुस्लिम थे, और जो अयप्पा थे वो क्या थे, हिंदू थे, तो हिंदू मुस्लिम हारमोनी एक तरह से इसमें बताया गया है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो ये ज्योति दर्शन है, लाइटनिंग सेरेमनी ड्यूरिंग द महाकृवि काकू फेस्टिवल होल्ड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ये ज्योति दर्शन है जो वहाँ पर होता है। उसके बाद हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि सबरीमाला टेम्पल की लोकेशन कहाँ पर है। जो सबरीमाला टेम्पल है वो कहाँ पर है, केरला में एक विलेज है, पेरीनाथ विलेज ऑफ द पंथनमिट्टू डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है केरला में, वहाँ पर इसको पाया जाता है, जो कि सबरी हिल्स इन वेस्टर्न घाट में है। उसके बाद यहाँ पर कितनी है, 18 हिल्स हैं, कहाँ पर, केरला में, जो कि पेरियार टाइगर रिजर्व की है, वहाँ पर 18 हिल्स के सराउंडेड ये क्या है, सबरीमाला टेम्पल है। उसके बाद हम जो सबरीमाला है उसकी एक तरह से पिक्चर, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है लेकिन न्यूज़पेपर में आई हुई है, तो आप उसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। तो वो जो पिक्चर है वो इस टाइप की है, ये हमें इस टाइप का जो है सबरीमाला हमें टेम्पल है जो दिखाई देता है। तो ये हमने पिक्चर में देख लिया। एंड उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सबरीमाला टेम्पल है वो फॉलो द ट्रेडिशनल केरला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच इज सिंपल एंड स्पिरिचुअल, एक तरह से केरला के आर्किटेक्चर के स्टाइल को वो क्या करता है, फॉलो करता है, कौन, सबरीमाला टेम्पल। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो इसकी रूफ है वो किस प्रकार की होती है, गोल्डन, यानी कि अभी हमने देखा येलो शेड में वो क्या होती है, उसकी रूफ है। एंड द आइडल अयप्पा इज इंस्टॉल्ड इन द स्नेक्शन एंड स्नेक्टोरम्स इन योगा पोस्चर, इसमें जो हमारे जो अयप्पा हैं वो एक योगा पोस्चर में बैठे हुए हैं, हमने देखा। उसके बाद हमने देखा था कि जो सबरीमाला टेम्पल है वो 18 हिल्स के सराउंडेड है, मीन्स इसमें 18 हिल्स हैं एंड 18 सेक्रेड स्टेप्स हैं और 18 वर्चुज है, तो इसमें पूरा का पूरा क्या है, 18 का एक तरह से इसमें बताया गया है। उसके बाद इसमें देयर इज अ लैम्प पोस्ट एंड अदर स्मॉलर श्राइन्स इन फ्रंट ऑफ द आइडल ऑफ द लॉर्ड, यानी कि जो लॉर्ड है, लॉर्ड अयप्पा है, उनके सामने क्या है, एक लैम्प पोस्ट है, वो इसमें अंदर पूरा बताया गया है। उसके बाद हमने देखा था कि जो इसको बनाया गया था, यानी कि बिल्ड किया गया था किसने, किंग राजा शेखरा ने बनाया था। उसके बाद इसको रिबिल्ट यानी कि दोबारा बनाया था, कब, 1950s में इसको दोबारा बनाया गया था। तो हमने पूरा डिस्कस किया किसके बारे में, सबरीमाला टेम्पल के बारे में। अब हम इसमें देखेंगे कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है किसकी, सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड, वो क्या है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्या है इसके अंदर कि विमन से रिलेटेड है, कि विमन की एंट्री से रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया है कि जो सबरीमाला टेम्पल है उसमें जो 10 to 15 ईयर्स की जो विमेंस हैं उनको बोला गया है कि वो बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर सकती हैं, कहाँ पर, सबरीमाला टेम्पल में। तो उससे रिलेटेड है कि अब बताया जा रहा है कि अगर वो एंट्री नहीं करेंगी, इसकी वजह से क्या होगा कि जो आर्टिकल 14 है, जो कि हमें बोलता है, एक राइट देता है इक्वलिटी का, कि सबको क्या है, समानता का अधिकार है, तो उसका उल्लंघन हो रहा है। जो आर्टिकल 15 है, जो कि हमें बोलता है कि हम एक तरह से अपने मन मुताबिक रिलीजियस को अपनाएं, तो उसका भी क्या होता है, उल्लंघन होता है। तो आर्टिकल 14 और 25 का उल्लंघन हो रहा है। तो उसमें यही डिमांड की गई है कि जो विमेंस हैं उनको भी एंट्री की जाए, कहाँ पर, जो हम सबरीमाला टेम्पल है। लेकिन इसमें जो बताया गया है, जो इसमें बोला गया है कि लॉर्ड अयप्पा जो कि क्या थे, एक ब्रह्मचारी थे, जो कि नहीं करते हैं जो 10 to क्या है 15 ईयर्स की, यानी कि इसमें पूरा एक तरह से 1 to 10 ईयर्स की गर्ल्स जा सकती हैं, लेकिन 10 to 15 ईयर्स की जो विमेंस है वो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जो लॉर्ड अयप्पा थे वो क्या थे, एक ब्रह्मचारी थे, जो कि इन चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं। उसके बाद इसमें जो बताया गया है कि 1991 में क्या था, केरला हाई कोर्ट अपहेल्ड दिस प्रैक्टिस, उन्होंने भी क्या बोला कि हाँ जो विमेंस है वो नहीं जा सकते, उनका जाना क्या है, वर्जित है, कि अंदर वो नहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2006 में क्या है, जो यंग लॉयर है एसोसिएशन, उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट अलाउ विमेंस टू एज 10 to 15 टू एंटर द टेम्पल, यानी कि जो विमेंस हैं 10 to 50 की, उनको क्या करना चाहिए, अंदर मंदिर में जाना चाहिए। तो ये बोला था किसने, लॉयर ने। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2018 में फिर विमेंस को अलाउ किया एंट्री, बट
मतलब कि उनको अलाउ कर दिया था कि आप कहाँ पर एंट्री के लिए जा सकते हैं, सबरीमाला में आपको जाने की अनुमति है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, फिर हैवी प्रोटेस्ट हुआ, फिर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाना पड़ा किस पर, वीमेंस पर, कि वो नहीं जा सकती हैं। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए, कब आए, 28 सितंबर 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक उन्होंने 5 बेंच जजेस बैठाए थे, उसमें 4:1 मेजोरिटी थी। 4:1 मेजोरिटी क्या बोला, उसमें क्या बोला गया था कि हाँ, जो 10 to 15 ईयर्स की जो विमेन है उन वे क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनके साथ क्या हो रहा है, एक तरह से गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आर्टिकल 14, 15 एंड 25 का उल्लंघन हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलता है, आर्टिकल 14 की सभी को क्या है सॉरी सभी को क्या है, समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार है तो सभी को क्या है, सबरीमाला के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए। और जो आर्टिकल 25 है वो क्या बोलता है कि क्या है, सभी को क्या है, धर्म अपनाने की, अपने मन मुताबिक धर्म अपना सकते हैं। तो इससे क्या है, इन जो आर्टिकल 14 और 25 है इसका उल्लंघन हो रहा है। तो इसमें जो 5 जज की बेंचेस थी उसमें बोला गया है, 4:1 मेजोरिटी थी, उसमें एक तरह से बोला गया है कि हाँ, विमेंस को क्या करना चाहिए, एंट्री करनी चाहिए कहाँ पर, सबरीमाला टेम्पल में। तो उसमें फिर जो एक तरह से जो जस्टिस RF नारायण थे, AM खनविलकर थे और DY चंद्रचूड़ थे, इन्होंने भी मेजोरिटी को ही एक तरह से क्या माना, हाँ, कि जो मेजोरिटी बोल रही, क्योंकि मेजोरिटी में ही थे ना 4:1 में, पर जो विमेंस थी वो जो 1:1 था वो क्या थी, ओनली विमेंस थी, जो कि इसको बिल्कुल भी इनकार कर रही थी कि बिल्कुल सही नहीं है कि विमेंस को एंट्री मिलनी चाहिए। उसके बाद इसमें क्या बोला गया कि इसमें जो कोर्ट है उन्होंने बोला कि विमेंस का हक है टू राइट वर्शिप, यानी कि एक तरह से हक है किसका, पूजा करने का। तो इसमें ये बताया गया था। फिर उसके बाद क्या, 2019 में क्या हुआ, कोर्ट हर्ड रिव्यू पिटीशन बट द ओरिजिनल वर्टिकल रिमेन इंटैक्ट, यानी कि प्रॉपर एक तरह से नहीं आया कि हाँ, विमेंस को जाना चाहिए नहीं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था कि जाना चाहिए ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा एक तरह से क्लियर नहीं हुआ। अभी क्या है, कुछ महिलाएं अंदर एंट्री के लिए एंट्री करती हैं लेकिन कुछ अभी नहीं करती हैं। तो हम देखते हैं कि जो टेम्पल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबरीमाला क्या है, एक तरह से स्पिरिचुअल, कल्चरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो सबरीमाला है, वो सबरीमाला टेम्पल है, वो एक तरह से सिंबल है किसका, इक्वलिटी का, लव का, डिवोशन का, वेयर पीपल ऑल कास्ट एंड रिलीजियस ऑब्जर्व द सेम फास्ट, यानी कि जो 41 डेज का जो फास्ट होता है वहाँ पर सबको अलाउ है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो टेम्पल है वो एक तरह से किसको डेडिकेट है, अयप्पा को डेडिकेट है। एंड लास्ट जो हमारा एक तरह से ये क्या है, हिंदू मुस्लिम, यानी कि क्योंकि उसके जो संत थे वो क्या थे, मुस्लिम के थे, और जो अयप्पा थे वो हिंदू, तो हिंदू मुस्लिम इसमें कोई भेद नहीं है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था किसको लेकर कि विमेंस की एंट्री होगी या नहीं, वो अभी क्या है, कंट्रोवर्सी अभी स्टार्ट है कि वहाँ पर क्या होगा, एक तरह से कंट्रोवर्सी चल रही है कि विमेंस जाएंगे या नहीं जाएंगे। इट रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द हिंदुइज्म। तो इसमें अभी पूरा एक तरह से कंफर्म नहीं है कि विमेंस की एंट्री होगी नहीं, पर लेकिन कुछ विमेंस हैं जो कि एक तरह से सबरीमाला टेम्पल में एंट्री करती हैं और कुछ नहीं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।